हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। चैप्टर 11 वाटर इन द एटमॉस्फेयर चैप्टर का नाम है। क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा कि जब पानी आसमान से धरती पर गिरता है, ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। वो प्रेसिपिटेशन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम रेनफॉल बोलेंगे, सॉलिड फॉर्म में है तो उसको स्नोफॉल बोलते हैं। ठीक है, स्नोफॉल बोल सकते हैं या स्लीट भी बोल सकते हैं, कई बार बढ़ चुके हैं, हेल स्टोन्स भी बोल सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब रेनफॉल के बारे में आते हैं। जनरली जो प्रेसिपिटेशन होती है रेनफॉल की फॉर्म में ही होती है। अब रेनफॉल की बात हो रही है तो बात हो रही है रेनफॉल के टाइप्स की, कि रेनफॉल कितने टाइप की होती है और इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। इसको बेसिस होता है इसका ओरिजिन, कि रेनफॉल का ओरिजिन कैसे, और ओरिजिन हम कैसे डिसाइड करेंगे। ओरिजिन डिसाइड करने के लिए रेनफॉल कैसे होगी, बादल से। बादल कैसे बनेगा, क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन कब होगा, जब हवा ऊपर जाएगी और उसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर लेडन एयर, वार्म एयर जब ऊपर जाएगी तभी तो कंडेंसेशन होगा। ठीक है, तो एयर, वार्म एयर, मॉइस्चर लेडन वार्म एयर, ऐसी गर्म हवा जिसमें कि मॉइस्चर है, वो किस तरीके से ऊपर जा रही है, ये डिसाइड करता है रेनफॉल का ओरिजिन क्या है। समझ रहे हो, हवा ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है, किस वजह से जा रही है, इंसुलेशन की वजह से जा रही है या मैकेनिकली धक्का देकर भेजी गई है। धक्का देकर हमने पढ़ा था ना, कन्वेक्शनल साइक्लोनिक रेनफॉल में फ्रंट्स, जब कोल्ड एयर एक्टिव होती है, दो फ्रंट्स टकराते हैं, इधर से वार्म एयर आ रही है, इधर से कोल्ड एयर आ रही है। कोल्ड एयर अगर एक्टिव होगी तो वो नीचे घुस जाएगी और वार्म एयर को ऊपर उठा देगी, ऐसा हमने पढ़ा था। तो मैकेनिकली इसको अपलिफ्ट किया जा रहा है ना। अगर इस वार्म एयर में मॉइस्चर होगा तो ऊपर जाके क्लाउड बन जाएगा कंडेंसेशन के बाद, ये हमने पढ़ा है। तो इसी तरीके से तीन टाइप्स की होती है रेनफॉल। सबसे पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी ओरोग्राफिक, और तीसरी साइक्लोनिक या फ्रंटल। साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल के बारे में हम पीछे एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन में पढ़ चुके हैं, आराम से अच्छे से पढ़ा हमने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी थोड़ा सा बता दिया जाएगा, जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उस हिसाब से बता देंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हम आते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल पे, कि कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है। नाम से पता चल रहा है, कन्वेक्शन करंट, जब एयर नीचे से वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है एकदम से, उसको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। क्यों फ्लो करती है, सरफेस है, इंसुलेशन की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक्सपेंड होगी, है ना, गर्म होगी, तो वो ऊपर भागेगी, तो एक कन्वेक्शन करंट बोलते हैं इसको। इस तरीके से वार्म एयर ऊपर पहुंचती है गर्म होकर, और क्योंकि इसमें मॉइस्चर होगा, वार्म एयर है तो इसमें मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, इसने आसपास का सारा मॉइस्चर इकट्ठा कर लिया होगा, या आसपास की जो होगा उससे मॉइस्चर ले लिया होगा, है ना। तो इसको इसको ऊपर जाकर के इसमें कंडेंसेशन होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। क्या कह रहा है ये, द एयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट, एयर हीट होने के बाद लाइट हो जाती है, एंड राइजेस अप इन कन्वेक्शन करंट्स, और राइज करती है कैसे, कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू। एज इट राइजेस इट एक्सपेंड्स, जब राइज करेगी तो ऊपर जाके क्या होगा, एक्सपेंड करेगी और लूजेस हीट, और हीट भी लूज कर देगी, ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हीट लूज कर देगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। और उसके बाद क्या होता है, जब हीट लूज करेगी उसके बाद कंडेंसेशन होता है। ये सब चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में। ठीक है, लेकिन किस प्रोसेस से क्या होता है और कब क्या होना है, यही सब चीज हमें बतानी है, ताकि हम पता चले कि कन्वेक्शनल रेन कब हो रही है। अगर इस प्रोसेस से हवा ऊपर जाएगी और फिर कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, तो उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बताई इसने, अगर कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी तो क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं, नॉट क्यूमुलोनिम्बस, सॉरी, क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, समझ गए। क्यूमुलस क्लाउड्स के बारे में भी हम पीछे बता चुके हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, आराम से पहले बता चुके हैं। किस तरह के होते हैं, वूलन होते हैं, वूलन स्ट्रक्चर होता है इनका विद फ्लैट बेस, इस तरीके के होते हैं। समझ गए। आगे क्या कह रहा है ये, आगे बोल रहा है विद थंडर एंड लाइटनिंग हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस। रेनफॉल होती है बहुत ज्यादा, और थंडर और लाइटनिंग भी होती है, बिजली भी कड़कती है, और क्या होता है, गड़गड़ाहट भी होती है। ठीक है, लेकिन दिस डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये रेनफॉल बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होती है, क्योंकि जैसी रेनफॉल हो जाती है नीचे ठंडा हो जाएगा, सप्लाई खत्म हो गई वार्म एयर की, है ना, वार्म एयर की सप्लाई खत्म, तो फिर अब मॉइस्चर कहां से मिलेगा, समझ रहे हो।
तो इसलिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा टाइम पे नहीं होती। ये जो रेनफॉल है, सच रेन इज कॉमन इन समर और हॉटर पार्ट ऑफ द डे। गर्मियों में ऐसी रेनफॉल होती है। आप शायद घर में कहते हुए सुना होगा अपने बड़े लोगों, बड़े बुजुर्गों को कि आज गर्मी बहुत है, बारिश हो सकती है, इतनी गर्मी पड़ रही है तो बारिश हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इंसुलेशन होती है तो एयर जो होती है बहुत जल्दी ऊपर उठती है। अगर उस एयर में मॉइस्चर है तो कंडेंसेशन हो जाएगा, ऊपर जाकर बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, जब जब गर्मी होती है या किसी हॉटर पार्ट ऑफ द डे में, हॉटर पार्ट ऑफ द डे, ये इस तरह की बारिश, कन्वेक्शन रेनफॉल हो जाती है। इसका डायरेक्ट लेना देना इंसुलेशन से ही है। इंसुलेशन ज़्यादा होगी तो रेनफॉल होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। मॉइस्चर तो ऑब्वियसली बात है, की फैक्टर है यहाँ पे। इट इज़ वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन। जो इक्वेटोरियल रीजन है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, समर और हॉटर पार्ट। ये इक्वेटर का मतलब क्या है, गर्मी, इंसुलेशन ज़्यादा। मैंने बताया ना, इसका डायरेक्ट लेने देना इंसुलेशन है। इस रीजन में क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कन्वेक्शन करंट ऊपर उठेंगे, मॉइस्चर अपने ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, 12-1 बजे तक बहुत गर्मी पड़ती है और 12-1 बजे के बाद तुरंत बारिश होने लगती है। इक्वेटोरियल रेनफॉर्स में सबसे डेली बारिश होती है। इक्वेटोरियल रेनफॉर्स में साल के 365 दिन डेली बारिश होती है इस रीजन में, ठीक है, समझ रहे हो। इसीलिए इक्वेटोरियल रेनफॉरेस्ट जो होते हैं सबसे ज्यादा घने होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है। समझ आ गया यहाँ पे। एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पर्टिकुलरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो इंटीरियर पार्ट्स, कॉन्टिनेंट्स के अंदर के जो रीजन है, जैसे कि कॉन्टिनेंट है अगर वो समुद्र के पास है, वो नहीं, जो समुद्र से दूर है। इंटीरियर पार्ट का मतलब जो समुद्र से दूर है, ऐसे रीजन्स में भी बारिश इसी वजह से, इसी तरीके से होती है। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी, 3-4 चीजें बताऊं। पहला तो जब कन्वेक्शनल रेनफॉल में, ये तो हमने पढ़ी लिया कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसे होती है, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल जब होती है, कौन से क्लाउड्स बनते हैं, जनरली क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद रेनफॉल हैवी होती है, थंडर लाइटनिंग होती है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। तीसरी बात हमने क्या पढ़ा, कि ऐसी जगह पे होती है जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और ऐसी जगह कौन सी है, एक तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है हमारा, और एक इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स है। जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर के पार्ट्स है वहां पे होती है, क्योंकि वहां पे जो सी का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो काम नहीं करता, समुद्र का। मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस में, कि जो समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं वो जनरली ना तो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं ना बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, क्योंकि समुद्र उनको, उनका जो होता है टेम्परेचर मॉडरेट कर देता है हमारा। क्यों पढ़ाया था ये आप पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंटीरियर कॉन्टिनेंट में, खास तौर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में तो जमीन, पहली बात तो ज्यादातर जो रीजन है वो समुद्र के पास ही है, ठीक है। समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। चलिए अब अगली सेकंड टाइप पे बढ़ते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल पे। सेकंड टाइप की हमारी रेनफॉल हो गई है ओरोग्राफिक रेनफॉल। नाम से पता चल रहा है, ओरोग्राफी मतलब माउंटेन रिलेटेड, माउंटेन की वजह से रेनफॉल होती है। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बताया होगा सबने, कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है। राजस्थान में बारिश इसलिए नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं कि ये अगर मानसून विंड्स की जो डायरेक्शन है ना, तो जो अरावली रेंजेस हैं वो भी इसी डायरेक्शन के हैं, मतलब इनके पैरेलल ही हैं। तो रेंज जो है, जो मानसून विंड्स हैं, जो रेन बियरिंग में विंड्स हैं, वो इनसे टकराती नहीं है, बल्कि इनको ऐसे डाइवर्ट होकर इनसे और चली जाती हैं आगे, हिमालयाज की तरफ चली जाती है, फिर वहां पे जाके बारिश होती है। इसका मतलब विंड्स का, मॉइस्चर लेडन विंड्स का और माउंटेन का कोई रिलेशन है ना। इसी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। होता क्या है कि ये जो विंड आ रही है, मॉइस्चर लेडन विंड, कोई भी मॉइस्चर लेडन विंड हो सकती है, मानसून भी हो सकता है, ये इसके सामने एक बैरियर आ गया, माउंटेन, तो इससे टकराएगी। कन्वेक्शनल रेनफॉल में ऊपर जा रही थी इंसोलेशन की वजह से, गर्म होने की वजह से, गर्म हो रही थी, हल्की हो रही थी, इसलिए इसको ऊपर जाना पड़ रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये बेचारी इधर से ऐसे आ रही है, सामने इसको मिल गया है पहाड़। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं, इसको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जब यहां पर जाएगी ये विंड, इसके अंदर मॉइस्चर है, तो कंडेंसेशन हो जाएगा और इस रीजन में बारिश होने लगेगी। समझ गए, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। यहां तक समझ आ गया। क्या कह रहा है, व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास, सैचुरेटेड एयर मास है, सैचुरेटेड का मतलब इसके अंदर मॉइस्चर है बहुत सारा, कम्स अक्रॉस ए माउंटेन, माउंटेन्स के सामने आ गया, इट इज फोर्स टू असेंड, तो क्या होगा, इसको जबरदस्ती ऊपर उठाया जाएगा,
एंड एज इट राइजेस इट एक्सपेंड्स, फिर वही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा। जैसे ये राइज करेगा तो एक्सपेंड होगा, टेम्परेचर फॉल होगा एंड मॉइस्चर इज कंडेंस्ड, और ये मॉइस्चर जो कंडेंसेशन कंडेंस हो जाएगा और बादल बन जाएंगे, बारिश हो जाएगी। यही हमारा ओरोग्राफी रेनफॉल है। समझ आ गया? अब एक यहाँ पे टर्म आई है रेन शेडो एरिया। ये रेन शेडो एरिया क्या होता है? देखिए ये हमारी रेनफॉल है, यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स आई, इन विंड्स में सैचुरेटेड विंड्स हैं, ये ऊपर गई क्योंकि माउंटेन आगे नहीं जा सकती तो इनको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन होगा, बादल बन जाएंगे, बारिश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये एयर जो है फिर बारिश करने के बाद अब ये एयर में मॉइस्चर नहीं है, अब ये एयर इसको क्रॉस करके इस तरफ आएगी फिर दोबारा। जब भी इधर इसको क्रॉस करके नीचे आएगी, इसका टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये क्या करेगी? अब ये यहाँ पे बारिश नहीं कराएगी, इस स्लोप पे, इस स्लोप पे बारिश नहीं कराएगी क्योंकि ये गर्म हो चुकी है फिर दोबारा और ये नीचे जा रही है तो टेम्परेचर बढ़ चुका है। ये बल्कि आसपास के एरिया से मॉइस्चर ले लेगी, अगर कोई मॉइस्चर थोड़ा बहुत होगा भी तो उसको भी ये अपने पास सोख लेगी क्योंकि वार्म हो चुकी है, इसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है और आगे निकल जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, अगर इनको हम हिमालयाज माने तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया है जहाँ पे बारिश होती है, और ये पीछे वाला रीजन जो तिब्बत है जहाँ पे बारिश नहीं होती। मानसून विंड्स आती हैं, हिमालय से टकरा के नॉर्थ इंडिया में बारिश कराती हैं और फिर ऊपर चढ़ के चली जाती हैं तिब्बत में। तिब्बत में बारिश नहीं कराती बल्कि सीधे ही निकल जाती हैं। इसका एक और रीजन, इसका एक और एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, क्योंकि आगे इंडियन ज्योग्राफी में आने वाला है इसलिए बता रहा हूँ आपको। अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। जो मानसून विंड्स आती हैं इस तरीके से, यहाँ जो मानसून विंड्स आती हैं तो वो मानसून विंड्स इन पहाड़ से टकरा के इस रीजन में, ये जो कोस्टल रीजन है इस रीजन में बहुत रेनफॉल होती है, और जब ये उस तरफ जाती हैं यहाँ पे तो यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। पुणे इसका एग्जाम्पल है, पुणे में बारिश बहुत कम होती है, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है मुंबई में। समझ आ गया यहाँ तक? कितना समझ आ गया? इसको हम रेन शेडो एरिया बोलते हैं। क्या कह रहा है ये? द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेन, विच सॉर्ट ऑफ रेन? ओरोग्राफी रेनफॉल, सॉरी ओरोग्राफी रेनफॉल का चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट द विंडवर्ड स्लोप्स, विंडवर्ड स्लोप मतलब जहां से विंड टकराई है, ये जो हमारा, ये अगर हिमालयाज है, यहां से विंड आ रही है तो नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया है, तो ये विंडवर्ड स्लोप है, इस पे बारिश होगी। विंडवर्ड स्लोप रिसीव्स ग्रेटर रेनफॉल, यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। आफ्टर गिविंग रेन ऑन विंडवर्ड स्लोप व्हेन दीज रेन्स रीच ऑन द अदर साइड दे डिसेंड, ये नीचे जाती हैं एंड द टेम्परेचर राइज, और उनका टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है। समझ आ गया? Thus their capacity to take moisture increases and hence these leeward slopes remain rainless and dry. तो इनकी जो मॉइस्चर कैप्चर करने की जो वो है कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। अब मॉइस्चर छोड़ेंगे नहीं, एक्स्ट्रा मॉइस्चर को छोड़ेंगे नहीं, रिलीज नहीं करेंगी, कंडेंसेशन नहीं होगा, अब उल्टा मॉइस्चर ये सोख लेंगे अगर होगा तो। और क्या होता है, ये रीजन जो है ये वाला फिर रेनलेस और ड्राई रहता है। यहाँ तक समझ आ गया? इसको हम रेन शेडो एरिया बोलते हैं। ये समझ आ गया? ये हमारी दो टाइप की रेनफॉल हो गई। अब तीसरे टाइप की रेनफॉल इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं पीछे, जब हमने टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था। फिर से बता रहा हूँ, इसको हम थर्ड हमारी साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल, साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। इसमें क्या होता है, इधर से वार्म एयर मास आ रहा है, इधर से कोल्ड एयर मास आ रहा है, एक फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। अब इस फ्रंट में जो है वार्म एयर और कोल्ड एयर की वजह से क्या होता है फ्रंट में, क्योंकि कोल्ड एयर है ये नीचे जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हैवी होती कोल्ड एयर, वार्म एयर ऊपर जाने की कोशिश करती है क्योंकि वो हल्की होती है। जब ये ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा और कंडेंसेशन टेक प्लेस करेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ। इसको हम फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं या साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। कुछ नहीं है, इधर से वार्म एयर जा रही है, ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है, दोनों टकराएंगी तो एक जगह आकर के स्टेज रुक जाती हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी या तो ये इसके नीचे आना चाहती है या ये ऊपर जाएगी, जो भी एक्टिव होती है उस हिसाब से एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जो वार्म एयर है वो ऊपर जाने लगती है, ठीक है। अगर वार्म एयर एक्टिव होगी तो जल्दी जाती है,
अगर कोल्ड एयर एक्टिव होगी तो वो नीचे आती है, फिर इसको उठाती है। एंड रिजल्ट यही निकलता है कि वार्म एयर जो ऊपर राइज करती है। ये एक तरीका है। मैंने क्या बोला, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब वार्म एयर ऊपर कैसे जा रही है, कैसे जाएगी, कैसे कंडेंसेशन होगा। फिर ऊपर जाएगी तो फिर वही कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स हो गए, सब कुछ वही होता है। कौन कौन से क्लाउड्स बनते हैं, क्या होता है, वो हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पिछली क्लास चैप्टर 10 में आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तीनों हमारे खत्म हो चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल का टाइप तो हो गया, लेकिन रेनफॉल का वर्ल्ड में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे कितनी। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हिमालयाज में जरा बारिश होती है, तिब्बत में कम होती है, राजस्थान में बिल्कुल नहीं होती। ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसके बारे में पढ़ना है, किस जगह पे कितनी बारिश होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप ये क्लास, आप ये वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो टॉपिक दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद, अगर आपको अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।